इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट में तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या था, जो आपका ब्लड है वो एक बार ही जो है हार्ट के पास जो है वो उसकी सर्कुलेशन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, बाद में गिल्स है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में फिर से डीऑक्सीजनेटेड आपका हार्ट में जाएगा। ये था हमारा सिंगल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या था, जो है लेफ्ट और राइट आर्टरी जो है वो अलग अलग से ब्लड रिसीव करता है। राइट आपका डीऑक्सीजनेटेड जैसे हमारा होता है, और लेफ्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड करता है। लेकिन बाद में क्या है, जब वो वेंट्रिकल में आता है तो सारा जो ब्लड है वो मिक्स। यस, हाँ जी मैम, जो सिंगल और इनकम्प्लीट वाला वो आप एक बार दोबारा डायग्रामेटिकली समझा दोगे? ओके, देखो ये है आपका सिंगल सर्कुलेट। देखो हमारा जो सिस्टम है ना मैमल्स का, वो डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन क्यों है, इससे समझाती हूँ सिंगल सर्कुलेशन को ना। देखो हमारा ना डबल सर्कुलेशन है, अब वो क्या है, देखो आप अपना सोचो कि ये आपका जो है राइट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का। आपको पता है यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर वहां से आपका स्पिट बॉल से होता हुआ आपके जो है लंग्स की तरफ जाएगा, है ना। वो आपकी जो पल्मोनरी जो वेन है वो उसको लेती हुई मतलब यहाँ से आएगी, और इसमें लंग्स में आपका ब्लड जो प्यूरिफाई होगा। अब ब्लड में कैसे प्यूरिफाई होगा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल वहां तक लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे लंग्स में आपका ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रही है। ऑक्सीजन क्या है, वो डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। डीऑक्सीजनेटेड इसलिए है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, सेल्स आपके रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर होगी, और हम रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर होगी। अब ऑक्सीजन अंदर होगी तो वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन लग गई उसके साथ। अब वो फिर से कहाँ आएगा, आता हुआ आपके पास जो है लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ये पल्मोनरी वेन लेके आती है, ठीक है। और फिर अरोटा से होता हुआ फिर बॉडी में जाएगा, बॉडीज में पूरी बॉडी पार्ट को बांटता हुआ आएगा, और जो है फिर आपका फिर से आपका राइट ऑरिकल से फिर से हार्ट में घुस जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके हार्ट में जो है ब्लड दो बार आया। देखो एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, देखो यहाँ पर इस तरफ से आया और यहाँ पर ऐसे आया, और गया भी दो बार है। तो ब्लड जो है दो बार सर्कुलेट हुआ आपके हार्ट से, डबल सर्कुलेशन, यानी हार्ट के पास ब्लड टू टाइम आया है उसके पास, उसको कहते हैं आप डबल सर्कुलेशन। वो आपका सिंगल सर्कुलेशन में देखो क्या हो रहा है कि फिश क्या कर रही है, उसने क्या किया कि ये अपने गिल्स, ये उसके गिल्स बने हैं जैसे हमारे लंग्स बने हैं, उसके पास गिल्स है, उसने उसके पास वाटर आया, पानी आया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी से बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन अंदर आ गई उस पानी से। बाकी उसने पानी फ्लश करके फिर से अपने गिल से मुंह से बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन आ गई, ब्लड कैपिलरीज थी उसके गिल्स में, और क्या है वहां पे ऑक्सीजन ऐड हुई। ऑक्सीजन ऐड होते हुआ जो ब्लड है वो होता हुआ आपके पूरे सिस्टम में, पूरी बॉडी में जो है वो चला गया। अब बॉडी से वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता हुआ आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। देखो यहाँ पे सिस्टम में सर्कुलेट हो गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। फिर वो वेन से होता हुआ, देखो अब वो वेन किससे होता हुआ उसके हार्ट के पास गया। हार्ट के पास एक आर्ट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, ओनली वन आर्ट्रियम एंड वन वेंट्रिकल है उसके पास, टू चैम्बर हार्ट है, फोर चैम्बर भी नहीं है, थ्री चैम्बर भी नहीं। ऑरिकल में गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर वो वेंट्रिकल उसको लेते हुए गए और गिल्स के पास चले गए, जैसे हमारा वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हुए लंग्स के पास जाता है, फिर वो गिल्स के पास गया, फिर उसमें ऑक्सीजन डाली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली गई, और वो आपके सिस्टम में फिर दौड़ा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया फिर। तो यहाँ पे हार्ट के पास ब्लड कितनी टाइम गया, देखो कितनी टाइम गया हार्ट के पास ब्लड, एक बार। देखो टाइम एक ही बार गया है ना। तो हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है ओनली वन टाइम है, हार्ट के पास तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ही नहीं है ना, कोई उसके पास जो वो ऐसे, तो इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोला गया है। हार्ट रिसीव इम्प्योर ब्लड ओनली वीनस हार्ट, वीनस हार्ट है देखो, क्योंकि वीनस ये आपका वेनस है ना, ये आपकी वेन होती है और ये आपकी आर्टरीज होती है। तो कहता है कि हार्ट जो है सिर्फ इसमें जो है इम्प्योर ब्लड लेता है, जिसको हम वीनस हार्ट बोलते हैं। और क्या है देखो यहाँ पर फ्लो डायग्राम बनाया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट के पास गया है डीऑक्सीजन किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू गया यहाँ पे,
वेन्स के थ्रू गया, है ना, वेन्स की तरह वो वेंट्रिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, फिर वहां से वो हार्ट जो है वो आपका वेन्स के थ्रू गिल्स में चला गया, गिल ने उसको ऑक्सीजनेटेड किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा आपकी बॉडी में गया, बॉडी फिर से डीऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर हार्ट में गया, तो दैट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। अंडरस्टूड? समझ आया व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन? यस मैम। ठीक है। ओके, अब है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे डबल हो रहा है सर्कुलेशन, देखो उसके पास 2 ऑरिकल्स हैं, ये उसमें लेके आ रहा है इम्प्योर ब्लड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड को भी अपने उसने वेंट्रिकल में मिक्स करना है और डीऑक्सीजनेटेड भी वेंट्रिकल में मिक्स हो रहा है, तभी तो इसको पर्पल कलर से दिखाया है इन्होंने। क्या हुआ कि जब वेंट्रिकल में मिक्स हुआ तो पता नहीं चला कौन सा ऑक्सीजनेटेड था कौन सा डीऑक्सीजनेटेड था, तो आपका ब्लड जो है पहले तो जो पहला सिस्टम क्या हुआ, आपकी जो है वेन ये आपकी जो लेके आई ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया उसके लंग्स के पास, लंग्स ने उसको प्यूरिफाई किया, फिर लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होता हुआ आया, फिर से ऑरिकल में गया, इस हिसाब से तो फिर उसको वेंट्रिकल में जाना चाहिए था, फिर वेंट्रिकल ने बॉडी में पंप करना था, गया तो वो वेंट्रिकल में है, ये वेंट्रिकल है उसके उसके पास ही गया, लेकिन क्या हुआ वहां पर पीछे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी गिर रहा है, पीछे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी गिर रहा है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी गिर रहा है, तो दोनों मिक्स हो गए इस वेंट्रिकल में, मिक्स हो गए तभी तो वो पर्पल कलर जैसा दिखा दिया ना। अब वो पूरी बॉडी को भी जो है वो होता हुआ आ रहा है, तो ये आपका इनकम्प्लीट है, डबल सर्कुलेशन है, 2 बार। देखो हार्ट में डबल सर्कुलेशन इसलिए है क्योंकि हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, बट इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो जा रही है, ऑक्सीजनेटेड की भी और डीऑक्सीजनेटेड की भी मिक्सिंग हो गई है, इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इट इज सीन इन हाँ जी मैम, तो फिर इसका ये फिर प्योरिफिकेशन कैसे होगी? तो फिर प्यूरिफिकेशन देखो ना, हो रहा है तो देखो उस ये ब्लड जो है आपका जो है वो ऑक्सीजनेटेड ही है, मतलब कि प्यूरिफाई तो है, देखो ये इम्प्योर ब्लड है, ये जो ब्लू में दिखाया गया है ना ये आपका इम्प्योर ब्लड है ना, ये आपका जो है ये डीऑक्सीजनेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहाँ जो पर्पल कलर से बताया है ये इसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये बिल्कुल इम्प्योर ब्लड नहीं कह सकते, मिक्स्ड ब्लड है, प्योर भी है, ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को तो वैसे वो बाहर निकाल के आया है, देखो एक बार इससे यहाँ पे गया, इस वेंट्रिकल में गया, फिर वेंट्रिकल उसको लंग्स के पास लेके गया है प्योर करने की, अपना एक साइकिल जो है उसने, यानी एक साइकिल जो है ये वाली उसने कंप्लीट चलाई, ये पूरी चलाई, यहाँ पे उसका कोई फेलियर नहीं है, ठीक है। वो लंग्स के पास गया, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करके आ गया और ऑक्सीजन को आपका अंदर करके चला गया, यहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड है, जैसे वो ऑरिकल में पहुंचा वो ऑक्सीजनेटेड ही था, लेकिन ऑक्सीजनेट फिर ब्लड जो वेंट्रिकल में गिरना था फिर से, जैसे आपका लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरता है, लेकिन यहाँ से पीछे से डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा था, तो वो मिक्स ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड नहीं कहेंगे, बट इट्स नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड, मिक्स ब्लड है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसको आपकी बॉडी, फिर वो बॉडी में जाता हुआ आएगा, बॉडी उसमें से जितनी भी ऑक्सीजन है उसको लेती हुई आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर से प्योर होने के लिए फिर से लंग्स में चलिए, वो प्योर जरूर हो रहा है लेकिन बाद में उसकी मिक्सिंग हो जा रही है, ऑक्सीजन है उसमें, ऑक्सीजन है बट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो गई है, ये आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहता है, वो एम्फीबियंस में प्रेजेंट है, ठीक है। ये मत सोचो कि उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीजन इसी ब्लड से मिल रही है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही मिक्स हैं, और एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के आया है इम्प्योर से, लेकिन यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही है ना उसकी वजह से जो है वो उसको प्रॉपर जो है वो ब्लड नहीं मिल पा रहा, मतलब पूरा जो है प्योर ब्लड नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है एम्फीबियंस को, समझ आया? यस मैम। ठीक है, ये है कि उनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट बोला गया है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ओके। अब है आपका जो है आपके देखो जो ये है ना रेप्टाइल्स है, इनको देखो आपकी फिशेस है ना उनको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की आपकी वो कहाँ रहती है फिशेस, पानी में,
पानी में आपके ऑक्सीजन होती है, तो अगर पानी में ऑक्सीजन होती है तो हम क्यों नहीं सरवाइव कर जाते हैं, हमें क्यों नहीं सर्वाइवल के लिए वो, हम क्यों नहीं पानी, हम मर क्यों जाते हैं, क्योंकि हम लैंड में रहने वाले एनिमल है और हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो बहुत डेवलप है उनसे, हम मैमल्स है, हमारे कम्प्लेक्स टिश्यूज है, कम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, तो हमें जो है हमारी बॉडी के लिए एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी ज्यादा खपत होती है, एनर्जी की ज्यादा यूजेस होता है, तो हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, इसलिए हमारा सिस्टम एडवांस है। वो जो आपके हार्ट बने हैं, हर किसी को हार्ट मिला है तो उनके जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे ऑक्सीजन जो आप जो फिशेज है उनको उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए जितनी आपके वाटर में मिक्स है, वो उनके लिए इतनी है, अगर उन ज्यादा भी होती तो हम नहीं सर्वाइव कर जाते, तो जितनी हमें चाहिए हमारी बॉडी फंक्शन करने के लिए उतनी नहीं होती, इसलिए उनका हार्ट जो है वो 2 चैम्बर बना हुआ है। एम्फीबियन सोच के ये है, एम्फीबियन वो होता है कि बोथ लैंडर और जो आपके पानी में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके, है ना, एम्फीबियंस आप उनको कहते हैं ना, टेरेस्ट्रियल और बोथ वाटर जो आपके। अब देखो उनको पानी में रहना है तो उनको फिश जैसी ऑक्सीजन चाहिए, जमीन पे रहना है तो उनको हमारे जैसी चाहिए, तो उनको इसी तरह से उनका हार्ट डेवलप होगा कि वो दोनों के कैरेक्टर ले सके, वो फिश वाले भी हार्ट के कैरेक्टर ले रहा है और वो मैमल के हार्ट वाले कैरेक्टर भी ले रहा है, इसलिए उसका 3 चैम्बर हार्ट से चल रहा है, उसको इतनी ऑक्सीजन की हमारी तरह कैपेसिटी नहीं है, मतलब इतनी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोथ में सर्वाइव कर रहा है, इसलिए उसका हार्ट इतना डेवलप भी नहीं है, जितनी आपकी डिमांड है, आपकी बॉडी इवोल्यूशन करती है ना, कहते हैं हमने इवोल्यूशन क्या होता है, यही तो है, आप में चेंजेस क्या है, वेरिएशन क्या है, जिसकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उस पर्सन में उतनी ही वेरिएशन आती है, हमारी डिमांड बढ़ती गई, हमारे हार्ट ने प्रोग्रेस करी, हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है, हमें उतनी यूटिलिटी है, हमारी जरूरत है, इसीलिए हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है, डबल है 4 चैम्बर, क्योंकि हम पानी में सर्वाइव नहीं करते, हम लैंड वाले एनिमल हैं और हमें ज्यादा जो है अपनी एक्टिविटीज, हमारे बॉडी सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स है और बहुत टिश्यू सेल से बना हुआ है, मल्टी, है ना, तो इसीलिए उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत है, इसलिए हमारा हार्ट जो है वो डेवलप्ड हार्ट है, ठीक है। लेता भी तो हमारी जो किंगडम क्लासिफिकेशन हुई है लोअर लेवल से, देखो लोअर लेवल में कुछ भी नहीं है, वहां पे तो हार्ट भी नहीं है, डेवलप होते होते हम मैमल्स कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, वहां पे ज्यादा हमें जरूरत है, इसलिए हमारा हार्ट भी फुली डेवलप्ड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, डबल सर्कुलेशन है, क्योंकि हमारा कार्बन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है, देखो, ताकि वो मिक्सिंग ना हो, डबल सर्कुल मिक्सिंग नहीं है, तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल अलग है, मिक्सिंग नहीं होती है, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमारे जो है वो जो है बॉडी में जो है सेप्टम बने हुए हैं, हर चीज को अलग, हार्ट में आपके सेप्टा बने हुए हैं जो आपके जो है ब्लड को अलग अलग रखते हैं, ठीक है। यस मैम। मैम ओपन ठीक का है, भी बता देना एक बार। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यस मैम। ठीक है, देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है ना, इसमें जो है बॉडी जो आपका जो ब्लड है वो एक कैविटी में जो है वो जैसे ब्लड जो है आपका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ना, वो आपका सीधा जो है वो आपका कैविटी में गिरता है, कैविटी मतलब कि कोई खाली जगह है ना उसी में गिरता है, जैसे ये आपका ये हार्ट से आया, ये हार्ट से आपका ब्लड आया है यहाँ पे, और यहाँ से होता उसकी जो आर्टरीज वेन्स बनी हुई है वो ये आर्थ्रोपोड्स में है, तो यहाँ पे ये खाली कैविटी जो है साइनसिस बोला हुआ है, तो उसमें वो डायरेक्ट कैविटी में गिर गया, उस कैविटी से खाली सा कमरा जैसा है, खाली जगह उसमें गिरा है, वहीं से होता हुआ वो फिर से हार्ट में गया, हार्ट ने फिर से वो आपके ब्लड उसके टिश्यू में गया, फिर वहां से होता, अभी ये वाला सिस्टम जो है ये पूरा डायग्राम जो बना है ये ऐसे दिखाया है, देखो ये वो कैविटी है, कैविटी से होता हुआ आपका जो है हार्ट में जाएगा, और यहाँ से और यहाँ से फिर होता हुआ फिर से कैविटी में गिरेगा, इसको हम जो कैविटी को हीमोसील कहते हैं, और ये आर्थ्रोपोड की जो है क्वालिटी है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसको हम बोलते हैं ओपन, ओपन में सर्कुलेटरी सिस्टम है, देखो ओपन और क्लोज का मतलब ये है कि कोई ब्लड की डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ना डीऑक्सीजनेटेड की ना ऑक्सीजनेटेड की, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ ब्लड जो है सीधा आपका जो एक कैविटी खाली कमरे जैसे में खाली जगह पे गिरता है, वहीं से वो ब्लड पूरा पंप होता है, फिर से एक जगह पे गिरता है, फिर वहां से पंप होता है, कोई उसके लिए स्पेशल आर्टरीज वेन जैसा जो है कोई सेप्टा सुप्टा कुछ नहीं बने हुए हैं, तो ये आपका जो है ओपन सिस्टम है, बिल्कुल खुला सिस्टम है, और क्लोज्ड में क्या होगा, वो सारा आपका जो है वेसल्स में क्लोज होगा, देखो यहाँ पे जो ब्लड है आपका, देखो वेसल्स बनी हुई है यहाँ पे, ये देखो सारा आपका ब्लड कहीं भी खुले में नहीं है,
कोई कैविटी में नहीं गिर रहा है, वो ब्लड वेसल्स, उसके लिए अपना सिस्टम बना हुआ, वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब बनी है। ब्लड कहीं भी डिफ्यूज नहीं होगा, ओपनली कहीं नहीं गिरेगा, सब आपका इनमें होता हुआ हार्ट में जा रहा है, फिर बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से ब्लड कंडक्ट, फिर ऐसे ऐसे ये आपका सिस्टम जो है पूरा बना हुआ है। और इसीलिए इसमें बताया था कि एनिलिड्स में और कोडेट्स में ये सिस्टम है, और आर्थ्रोपोड और मोलस्क में जो है वो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये है Yes, आपका ma'am. क्लोज्ड और ओपन। क्लोज में सारी जो है आपकी ब्लड की जितने भी ब्लड के जो आपके ब्लड आर्टरीज वेन है उन सब में गिर रहा है। ये आपका ओपन और क्लोज सिस्टम हुआ। फिर कल हमने पढ़ा था कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या है। ब्लड वेस्कुलर, पहले तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। और आपका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें है आपका हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। यानी क्या होगा, एक पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब कि पूरे ब्लड को कैसे सर्कुलेट किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको, जैसे आप खाना बना रहे हैं, क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया एक दिल चाहिए, हार्ट है, हार्ट में क्या निकलना है, ब्लड निकलना है। ब्लड किस में निकलना है, ब्लड के वेसल्स है। वेसल्स हम बर्तनों को बोलते हैं ना, तो ब्लड के वेसल्स है ये। तो ब्लड के वेसल्स कौन कौन से हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरी है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपने बोला क्लोज्ड है, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो वो आपका कंप्लीट है, कंप्लीट सर्कुलेट, डबल सर्कुलेशन है। तो कह रहा है अगर डबल सर्कुलेशन है इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग अलग रखा गया, अलग अलग रखा गया है, तो उसके लिए वेसल्स भी अलग होंगे, बर्तन भी अलग अलग होंगे। तो इसलिए उसके आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं आपकी, ये आपकी ब्लड के सिस्टम के। हार्ट है, हार्ट को कुछ नहीं बताया है क्योंकि हार्ट का सिस्टम अपना ही अलग है। कि अब हार्ट में क्या है, ब्लड भी ले गए और सारा सब कुछ, अब जो भी खून भी आ गया, खून बर्तनों में भी आ गया। अब हार्ट ने उसको क्या करना है, उसने डिसाइड करना है कौन सी चीज कहाँ जाएगी, कैसे नहीं जाएगी, वो आपका हार्ट का सिस्टम बिल्कुल अलग है। अब है ब्लड है, तो बोलता है ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ब्लड का आपका कहाँ कहाँ क्या 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 है ब्लड में, तो आपको पता है जो आपका ब्लड है वो आपका बना है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज में भी आप आगे आपको अलग से बताया था, वो भी फिर से हम स्लाइड्स देखेंगे। डब्ल्यूबीसीज जो है आपके ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स जो है आपका वो है आपके न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये है आपकी ग्रेनुलोसाइट, यानी ग्रेनुल सिस्टम है। ए ग्रेनुलोसाइट है आपके लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड मोनोस। आपका जो जो लिम्फोसाइट है वो है बी, और टी लिम्फोसाइट, बी सेल्स, टी सेल्स बोलते हैं हम उनको, जो आपके बोन मैरो में सिंथेसाइज होते हैं, ये आपको इम्यूनिटी देते हैं। मोनोसाइट्स हैं आपके, तो ये आपके ये दूसरा सिस्टम जो एग्रेनुलोसाइट वो मोनोसाइट में डिवाइड है। ब्लड वेसल अभी बताया आपको, इसमें डिवाइड है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, वो आपका लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड। लिम्फ क्या होता है आपका, वो एक जो है कलरलेस जो है लिक्विड वाटरी फ्लूइड होता है। लिम्फ है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में आपके जो है फ्लो होता है। और वो अब लिम्फ है तो लिम्फ को ले जाने वाले भी वेसल्स होंगे लिम्फ नोड में, कहाँ वो जो है मूव कर रहा है, वो लिम्फ नोड में, लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, अब इसके बारे में ये आगे आप ब्रीफ से पढ़ेंगे। फिर आपको कल बताया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड है कि ब्लड, मैम अब जो ब्लड की हाँ जी, मैम जो लिम्फ है वो ब्लड के अंदर होता है? ब्लड के अंदर नहीं है। ये जो जो है लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है, फ्लूइड है, जो आपका इन्फेक्शन ब्लड, व्हाइट ब्लड जो है, जो लिम्फ है वो इसके ब्लड का हिस्सा नहीं है। ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में है। जो आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स होती हैं, बोन मैरोज है, थाइमस है, लिम्फ नोड्स हैं आपकी, जो आपकी स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, ये सब जो है इसमें जो है आपका ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे आपका लिम्फ जो है, जो फ्लूइड है, बिल्कुल कलरलेस होता है, वो फ्लो करता है। ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी, जो ये है ना, जो लिम्फ होता है उसमें भी आपके जो है जो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और टिश्यू जो है, जो आपके जो लिम्फेटिक सिस्टम है,
और जो लिम्फेटिक जो सिस्टम है आपके, लिम्फ नोड जो आपके लिम्फ वेसल बना बताए ना, स्प्लीन वगैरह जो है, ये जो है उसमें जो है ये एक तरह से ना कहते हैं कि बात करते हैं, उसमें ना डूबे हुए होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फ जो है कलरलेस जो है वो फ्लूइड होता है, व्हाइट कलरलेस सा फ्लूइड है जो व्हाइट ब्लड सेल्स में होता है और लिम्फोसाइट्स में होता है। और ये जो लिम्फ होता है ना, ये आपके फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो है जो, और ये आपकी जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स है उसमें प्रेजेंट होता है लिम्फ। ओके मैम। और जो आपके बॉडी पार्ट्स है ना उसमें जो है ना, मतलब ये जो लिम्फेटिक के जो बॉडी टिश्यूज हैं वो उसमें ना एक तरह से ना उसके सराउंडिंग में होता है लिम्फ। और ये लिम्फ नोड जो है आपकी और ये ब्लड स्ट्रीम में जो है फ्लो करता है, लेकिन ब्लड सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको देखो लिम्फेटिक सिस्टम आपका अलग ही है, जो लिम्फ नोड्स हैं उसके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। देखो अभी आपको ना मैं आगे जो क्लियर करूंगी कि लिम्फेटिक सिस्टम आपका अलग है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपका अलग है। लिम्फेटिक सिस्टम में जो आपके लिम्फ ऑर्गन्स हैं उसमें जो है वो आपके ऑर्गन जो वो उसमें डिप होती है, मतलब एक तरह से ना वो बात कर रही होती है। वो लिम्फ आपका ये भी है, ये भी आपका लिम्फ है जो आपका आपको डिजीजेस होती है, इन्फेक्शन होती है, वो उसमें आपको फाइट करने के लिए लिम्फ जो वो हेल्प करता है। और जो आपके लिम्फ वेसल्स हैं वो उसी में ही एक तरह से ड्रेन होते हैं, मतलब डिप हुए होते हैं। और ये भी आपका जो हेल्प करता है आपको फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन वगैरह। ओके मैम। चलो पहले हम ब्लड का कर लेते हैं, फिर लिम्फेटिक सिस्टम पे इस पे आपको समझाऊंगी। अभी कुछ ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या था, प्लाज्मा, फोम्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा आपका 55% जो है अल्कलाइन सोल्यूशन है, कलर्ड जो कलर्ड नहीं होता, और कलर मतलब बिल्कुल कलरलेस पेल येलो सा होता है। जो आपका आरबीसी ब्लड है वो आपका 45%, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। जो कलर देता है वो आरबीसी देते हैं, क्योंकि आरबीसी में होमोग्लोबिन होता है। आपका प्लाज्मा का कंपोनेंट्स क्या था हमारा, जो है वाटर होता है 92% प्लाज्मा में प्रोटीन है आपके फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स जो है ऑस्मोटिक ऑस्मो रेगुलेशन यानी ऑस्मोसिस हो रही है उसको, और ब्लड प्रेशर को जो है आपके जो है रेगुलेट करते हैं। ग्लोबुलिन जो है ये आपके प्रोटीन्स ही है, और ग्लोबुलिन जो है आपके लीवर वगैरह में इम्यून सिस्टम में बनते हैं। ग्लोबुलिन से है वो आपके एंटीबॉडीज जो है ना उनको ग्लोबुलिन्स बोलते हैं, एक्ट एज एंटीबॉडीज फॉर डिफेंस ऑफ द बॉडीज। जो आपके एंटीबॉडीज है आपके AEMG, ये जो है एंटीबॉडीज है आपकी बनती हैं, उनको हम ग्लोबुलिन्स कहते हैं। एल्ब्यूमिन्स हैं ये जो है आपके प्लाज्मा में ग्लूकोज अमाइनो एसिड है, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं आपके, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस है, और गैसेस है जो आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, देखो आपके ब्लड में जो है क्लोटिंग फैक्टर होता है तभी तो वो क्लोटिंग होती है। कहता है कि अगर प्लाज्मा को भी देखो सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं तो इसको सीरम बोला है, क्लोटेड ब्लड अलग है। ये इसलिए अलग अलग हुआ है क्योंकि इनको ना सेंट्रीफ्यूज किया गया है। तो जो आपका जिसमें बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि आपके ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर होता है, तो फाइब्रिनोजन जब इसको अलग कर लेते हैं तो ऊपर सीरम बच जाता है। तो सीरम जो है नीचे लिखा है प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, जब उसमें प्लाज्मा में कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं है ये वाला, तो हम उसके ऊपर के पार्ट को, इसको हम सीरम बोल रहे हैं। नीचे आपका क्लोटेड ब्लड है वो सेंट्रीफ्यूजेशन से अलग कर लिया गया, इसमें क्लोट नहीं, क्लोटिंग फैक्टर यानी सीरम ही है जो आपका जो है प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। इसमें जो है जो क्लोटिंग फैक्टर जो वो यानी फाइब्रिनोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके हम अलग कर लेते हैं जब टेस्टिंग वगैरह करते हैं सीरम की। तो ये अब है आपका ब्लड में क्या है, रेड बीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स में कि उसमें थ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह थ्रोम्बिन ये प्रेजेंट होते हैं जो आपका कोagulation में हेल्प करते हैं। आरबीसीज में क्या है, रेड है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन की वजह से है, बाइकनकेव होती है इनकी शेप। इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है।
और ये रेड बोन मैरो में फॉर्म्ड होते हैं और इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए रेस्पिरेशन भी नहीं करते हैं। तो आपके जो आरबीसी है वो रेस्पायर नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, अभी पीजीटी कमीशन में भी आया था, कौन सा सेल है जो रेस्पायर नहीं करता है। तो आरबीसी रेस्पायर नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव न्यूक्लियस, और इनका लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज का होता है। और आप स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, क्योंकि जब भी आपके आरबीसी सेल रप्चर होते हैं, डैमेज होते हैं, तो वो स्प्लीन में आपके जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, और वहीं से जो एलिमिनेट हो जाते हैं सिस्टम से। डब्ल्यूबीसीज में जो है वो है आपके डब्ल्यूबीसीज कलरलेस हैं। ये है आपके वो ए ग्रेनुलोसाइट, ये है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स बने, ये है आपके ए ग्रेनुलोसाइट, है ना। ये है आपके लिम्फोसाइट्स, ये है आपके मोनोसाइट जो है कि ए ग्रेनुलोसाइट है, और ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट में बी सेल्स और टी सेल्स ये बने हुए हैं, और ये मोनोसाइट है, और ये न्यूक्लिएटेड है, यानी डब्ल्यूबीसी रेस्पायर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत इनका स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है। ये भी पूछ दिया जाता है कि जो जैसे आपके आरबीसीज हैं उनका बाइकनकेव शेप होती है, और जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनकी जो है वो अपनी शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं। देखो डब्ल्यूबीसीज की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लिखा है इन्होंने। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो आपके शेप चेंज करते हैं। फंक्शन पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं डब्ल्यूबीसी, आपके जो है डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं डब्ल्यूबीसीज। अब है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज क्या है। न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, स्क्रीट एंटीबॉडी स्क्रीट करते हैं, जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज है। और न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिस सोल्जर ऑफ द बॉडी, फैगोसाइटिस करते हैं, यानी कोई भी फॉरेन एंटीजन आएगा उसको ही इनगल्फ, फैगोसाइटिस होता है इनगल्फ करना, तो सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा गया है, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा उसको इनगल्फ करेंगे। एसिडोफिल्स, ये है रेजिस्ट इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कोज कर देते हैं। इजोनोफिल्स, बेसोफिल जो है वो आपके ये जो है ये केमिकल स्क्रीट करते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। कॉज इन्फ्लामेटरी, तो इनका काम है आपका, ये जो केमिकल रिलीज हुए हैं इनका काम है आपका, जो आपके बॉडी में हिस्टामाइन है वो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उसके, ये जो आपके इन्फ्लामेशन जो है, ये इन्फ्लामेशन लिखा है सबके तीनों ही आपके इन्फ्लामेशन करते हैं, स्वेलिंग जैसे कर देते हैं। सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन नाम का केमिकल आपकी बॉडी में जो है वो इसका डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। सेरोटोनिन जो है आपकी बॉडी में हैप्पीनेस मूड स्विंग जो है वो इससे होते हैं, ये केमिकल है, ये स्क्रीट होता है। इसका काम है जब आपकी बॉडी में हैप्पीनेस, सैड है ना, जब आप होते हैं तो ये इसका आपका मूड स्विंग का केमिकल है जो आपके डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। हेपरिन जो है आपका, ये आपका एंटीकोगुलेंट है, यानी आपकी बॉडी में जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ, किसी का जो ईएसआर रेट जो है वो बढ़ गई है, कम हो गया। ईएसआर होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जब खून गाढ़ा है ना, पतला होना है ना, तो हेपरिन जो है ये एंटीकोगुलेंट है। अगर आपका खून गाढ़ा हो जाएगा तो कोगुलेशन हो जाएगी, यानी थक्के बनने शुरू हो जाएंगे, कोगुलेट क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड सिस्टम में, है ना। तो हेपरिन जो है वो आपका खून को जो है उसके एंटीकोगुलेंट काम करता है, उनके थक्के नहीं जमने देता है। तो ये केमिकल जो बेसोफिल जो है स्क्रीट करते हैं। हिस्टामाइन है, हिस्टामाइन जो है इन्फ्लामेशन को जो है बढ़ाता है ना। सेरोटोनिन जो है वो आपके मूड स्विंग वगैरह जो हैप्पीनेस, सैड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेपेरिन जो है वो आपका जो है वो ब्लड को जो क्लोटिंग फैक्टर को रिड्यूस करता है, क्लोटिंग नहीं हो जाए इसलिए देखना कभी पेशेंट को जो है एस्पिरिन वगैरह दी जाती है टैबलेट, जो वो खून को पतला रखती है। तो हेपेरिन जो है एक केमिकल है जो आपके बेसोफिल जो है वो स्क्रीट करते हैं। अब आपके आते हैं प्लेटलेट्स। हाँ जी मैम, आपने बताया कि जो डब्ल्यूबीसी मतलब वो रिस्पायर करती है, मैम उसका मतलब क्या है? रेस्पायर मतलब कि वो रेस्पिरेशन, यानी उसमें जो है आपके देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, इसका मतलब है कि उसमें रेस्पिरेशन होगा, यानी वो जो है
रेस्पिरेशन मतलब एटीपी प्रोडक्शन होगी, है ना, रेस्पिरेशन होगा उनमें, जो आपकी जो है रेस्पिरेशन ये है ना कि वो ब्रीद नहीं करेंगे, आपके जो डब्ल्यूबीसी है वो ब्रीथ करेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर जो आपका जो बाहर माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है, रेस्पिरेशन में जो है कि अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी जो आपका रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन होगी, न्यूक्लियस जो है वो उनको जो है राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए वगैरह राइबोसोम बनेंगे, वो अंदर फंक्शनिंग करेंगे, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो लिविंग सेल्स में नहीं काउंट होंगे आपके, कि उनका जो है 120 डेज को बोलता है कि नो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, गोल्गी अपरेटस भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जब उनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपकी ये सेल जो है रेस्पायर भी नहीं करते, मतलब कि वो सांस नहीं लेते, उसमें कोई एक्शन जो है आपका जो है आपको ब्लड पिगमेंट है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो जब इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं करते हैं। रेस्पिरेशन होता है जैसे आपने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन पढ़ा है ना, ब्रीदिंग क्या है, नॉर्मल सांस लेने का फॉर्मूला, कि आपने इनहेल किया और एक्सहेल किया, है ना, और रेस्पिरेशन क्या है, जहाँ पे आपका पूरा जो बॉडी डाइजेशन जो पूरा सिस्टम हुआ, बॉडी ने डाइजेस्ट किया, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन हुई, है ना, तो ये कह रहा है कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो आपके जो आरबीसी है वो रेस्पायर नहीं करते जब उनके अंदर ये सब ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। देखो सेल क्या है, ब्लड सेल क्या है, एक सेल है ना, देखो ब्लड का सेल क्या है, एक सेल है ना, सेल है जिसे हमारे सेल, तो अगर ब्लड का सेल है तो सेल के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी होनी चाहिए, यूकैरियोटिक सेल है तो सारी सेल ऑर्गेनेलीज है, सारे फंक्शन हो रहे हैं। कहता है ब्लड के अंदर ना ब्लड का जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, गोल्गी अपरेटस भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है ना, तो ये सिर्फ क्या है आपका ये आपका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का ही काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, जिसमें खून की कमी हो जाएगी उसमें अस्थमा, एनीमिया, वो फॉर्मेशन मतलब वो वाली डिजीज इन्फेक्ट करती है, तो जब इसका काम सिर्फ बोला है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही काम करे, ये कैरियर है एक तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेने का काम है, क्योंकि बाकी ये कोई काम कर नहीं सकता, ना न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्गी अपरेटस है, ना कोई लिपिड सिंथेसिस हो रही है, ना न्यूक्लियस है, ना मतलब कि कोई प्रोटीन, न्यूक्लियस नहीं है तो मतलब प्रोटीन नहीं बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, एटीपी की प्रोडक्शन का मतलब ही रेस्पिरेशन है, हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो बॉडी में डाइजेशन होता है, तो हम कहते हैं उसको हमें रेस्पिरेशन बोलते हैं, एरोबिक या एनारोबिक आपने पढ़ा होगा, है ना, तो जब सेल में ये कुछ है ही नहीं, तो ये जो आरबीसी है सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने का, कैरियर का काम कर रहे हैं। और जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं, अब उसमें कह रहा है कि उनके पास न्यूक्लिएटेड है, इसका मतलब कि ये इनके अंदर जो है सारा सब कुछ अपने सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे, है ना, न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर कोई प्रोटीन बन रहे हैं, आरएनए डीएनए और आरएनए की मैसेंजर आरएनए कोई भी प्रोटीन जो उसके अंदर जो है, क्योंकि आपके जो आरएनए होगा तो वो मैसेंजर आरएनए पे, राइबोसोम होंगे वो मैसेंजर आरएनए पे जुड़ेंगे, अमाइनो एसिड बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, तो उसमें जो है ये फंक्शन में जो है काम कर रहे हैं। आरबीसी के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो बाकी ये काम भी नहीं कर रहे, इम्यून सिस्टम के लिए वो काम नहीं कर, आरबीसी क्या है, सिर्फ एक आपका कैरियर का काम कर रहा है, कैरियर की ऑक्सीजन को लेते हुए आना है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हुए आना है, ये आपका आरबीसी का काम है, रेड ब्लड का सेल का काम है। आरबीसी नहीं होंगे इसीलिए आपको जब आरबीसी जो है आपकी ब्लड में कमी हो जाती है तो आपको अस्थमा या आपको ऑक्सीजन की टायर्डनेस की वो हो, मतलब आपको फीलिंग होती है। डब्ल्यूबीसी क्या है, जब डब्ल्यूबीसी तो उसमें न्यूक्लिएटेड है, वो सारे फंक्शन कर रहे हैं, तो इससे जो है ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है, आपके जो है इससे फाइट कर रहे हैं इन्फेक्शन से, ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। मेन मतलब ये है इस काम का, कहने का, कि न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड का बात और माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये बात बोली गई है कि आरबीसीज का कोई काम ही नहीं है सिवाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेलिज जो है न्यूक्लियस नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे में एटीपी, देखो रेस्पिरेशन का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये है कि डाइजेशन ऑफ द फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो और एटीपी की प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास है नहीं, तो ये रेस्पिरेशन भी नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैंने नो रेस्पिरेशन की बात की, है ना।
तो वो उसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, गोल्गी एपरेटस नहीं है, गोल्गी नहीं है तो कोई लिपिड कुछ भी आपकी सिंथेसिस नहीं हो रही है, कुछ पैकिंग शैकिंग का काम भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। वही मैंने बोला डब्ल्यूबीसी के पास जो है वो न्यूक्लिएटेड है और उसके पास जो है वो आपका रेस्पिरेशन का काम भी करता है, एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन भी उसके पास हो रही है, इसीलिए उसके उसके पास बहुत सारा काम है। वो इम्यून सिस्टम का पार्ट भी है, आपका इन्फेक्शन को जो है वो फाइट में भी आपका हेल्प करता है। आप समझ आया? यस मैम। ठीक है, ये भी आपको बता दिया कि इन सबके जो न्यूट्रोफिल, ओजोनोफिल और बेसोफिल के आपके क्या काम है। इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लो, वैसे तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। और आपका जो WBCs है ये कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसके पास RBC नहीं है, रेड ब्लड सेल नहीं है, ये हीमोग्लोबिन का कंटेंट उसको जो HB के कंपोनेंट को उसको नहीं होता है इसके साथ, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ इम्यून सिस्टम का ही है। फिर हमने पढ़ा प्लेटलेट्स के बारे में। जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो कलरलेस है, लाइफ स्पैन इसका 7 डेज का है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स है। और स्ट्रक्चर क्या है, नॉन डायग्नल सेल फ्रेगमेंट, और फंक्शन क्या है आपका ब्लड क्लोटिंग्स है, फॉर्म्ड इन मेगा कैरोसाइट्स इन बोन मैरो, ये भी आपकी बोन मैरो में बनती है। और इन प्लेटलेट्स का काम आपका ब्लड क्लोटिंग में होता है, कि जैसे आपको ब्लीडिंग वगैरह, हैवी कोई ब्लीडिंग हो रही हो तो जब आपकी ब्लीडिंग इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से जो है वो रुकती है। अब है ब्लड वेस्कुलेशन में ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन मीन्स ब्लड का जमना, कोगुलेट करना मीन्स जैसे आपको खून निकल रहा हो, अचानक से खून निकलना जो है वो बंद होता है, तो वो किसकी वजह से, ब्लड कोगुलेशन की वजह से। यहाँ लिखा है हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस क्या हुआ, कोई मुझे इसके बारे में बताएंगे, व्हाट इज हीमोस्टैसिस? एक हमने वर्ड पढ़ा था होम्योस्टैसिस, तो ये हीमोस्टैसिस का मतलब क्या हुआ? हम्म, मैम ब्लड किसी को क्लॉटिंग के देखो, हमने अच्छा होम्योस्टैसिस पढ़ा था, वो क्या मतलब था होम्योस्टैसिस का? मैम बैलेंस मेंटेन करके रखना। हाँ, होम्योस्टेसिस है कि जैसे वो हमने बताया तो होम्यो की आपका जो जिसकी बॉडी जो है वो बाहर की कंडीशन से अपनी बॉडी को जो है एक बैलेंस सा मेंटेन करके रखती है। आपने जैसे टेम्परेचर केवल ये बताया था कि हम पोकियोथर्मिक होते हैं, होम्योथर्मिक अलग होते हैं। होम्योथर्मिक जो कि अपना अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट जो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, हम नहीं करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही है रहता है। हम अपना बॉडी टेम्परेचर में अगर बहुत ठंड में चले गए तो मेंटेन करने के लिए हम स्वेटर्स वगैरह पहन लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी खुद मेंटेन नहीं करती है ना। तो ये आपका वैसे ही हीमोस्टैसिस है। हीमो मीन्स ब्लड, स्टैसिस मीन्स खुद को है। तो यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, खुद ही अपने आप को प्रिवेंट करती है ना। हमें कोई इंजरी हो गई है और ब्लड लॉस हो रहा है तो हमारी बॉडी हीमोस्टैसिस करेगी। होम्योस्टैसिस एंड हीमोस्टैसिस में कंफ्यूज नहीं होना है। हीमो यहाँ पे ब्लड का मतलब है, हीमोस्टैसिस यहाँ की ब्लड को खुद ही वो जो है वो बैलेंस मेंटेन करिए कि कितना ब्लड जो ब्लीड
क्या कैसे होना है, कब रुकना है ना। तो आपके जो ब्लड में प्लेटलेट्स है उसमें जो है वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होगा, वो आपका क्लोटिंग में काम करेगा। तो हमारी बॉडी जो है खुद ही उसको मैनेज कर लेती है कि इसके ज्यादा जो हमें ब्लड लॉस नहीं होना है, उसको हम हीमोस्टेसिस करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज। तो आपके जो ब्लड के ऊपर क्लोटिंग फैक्टर जो है वो क्लोट्स बन जाते हैं और आपका ब्लड जो है बहने से रुक जाता है। ब्लड कोagulation स्टेप जो है ये देखो साइट ऑफ इंजरीज में बताया है, यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो पहले इधर को पढ़ते हैं। इंजरी हुई यानी डैमेज हुआ, वेसल जहां पे डैमेज हुआ, कोई आपका वेसल है, ब्लड वेसल है, वो फट गया है ना। फटने की वजह से देखो कोई पाइप है, वहां से पानी की लीकेज हुई तो पानी वहां से पाइप वहां पे पिचक सी जाती है, वैसे ही आपका ब्लड वेसल के साथ है वो देखो श्रिंक होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। प्लेटलेट्स आई, प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लोटिंग करना। उन्होंने किया, प्लेटलेट्स में फटाफट से आके वहां पे प्लग लगा दिया और वहां पे फाइब्रिन नाम का ये जो प्रोटीन है वो आपका कोagulation में उसने फाइबर जैसा क्लोट कर दिया। तो ऐसा जो है सिस्टम है आपका, ये क्लोटिंग का काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका इसी से, ये आपको पूछे जाते हैं कि कौन कौन से। तो क्या हुआ, अब ये आपने ऐसे फ्लो डायग्राम में यहाँ पर साइट ऑफ इंजरी, इंजरी में क्या हो रहा है ये किसी को लगी और यहाँ पे आपके ये फाइबर्स जो है ऊपर क्लोट कर गए। अब क्या है साइट ऑफ इंजरी में, क्या है क्लम्प्ड प्लेटलेट एंड टिश्यूज, क्लम्प्ड प्लेट एंड टिश्यू रिलीज हुए। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो आपका जो है क्लोटिंग फैक्टर है, या फिर जो है वहां पे रिलीज हुआ। उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, थ्रोम्बोकाइनेज, ये एक एंजाइम है जिसको हम थ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं, एज लगाया एंजाइम है आपका। और वहां पे कैल्शियम चैनल बने, हाइड्रोलाइसिस हुई, हाइड्रो और प्रोथ्रोम्बिन जो है आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिनोजन बना। फाइब्रिनोजन जो है उसने फाइब्रिन रिलीज किया और डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप्स, और उसमें जो है वो फाइब्रिन जो है इसके ऊपर डेड एंड डैमेज, जो आपको इंजरी हुई है, डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट उसके ऊपर फाइब्रिन ने जो है वो ट्रैप कर लिया। ये देखिए ट्रैप किया हुआ है और जो है क्लोट बन गया, कोagulation होगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो ये इसने क्या एंजाइम क्रिएट किया, थ्रोम्बोकाइनेज। और जो है जो थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, ये मिक्सचर होता है फॉस्फोलिपिड्स और टिश्यू का, जो आपके प्लाज्मा में, प्लाज्मा देखो हमने बोला ना प्लाज्मा में, जो हमने अभी पढ़ा कि प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर होता है। अगर ये ब्लड था नीचे रेड रेड करके, ऊपर आपका प्लाज्मा था, है ना। प्लाज्मा से जब उसको सेंट्रीफ्यूज करके क्लोटिंग फैक्टर को अलग कर दिया जाए तो वो सीरम बन जाता है, यानी सीरम में कोई क्लोटिंग फैक्टर। तो जो प्लाज्मा है में उसमें क्लोटिंग फैक्टर होता है, उसमें क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, थ्रोम्बिन। वो थ्रोम्बोकाइनेज करके एंजाइम वहां पे होता है, प्लाज्मा में सक्रीट होता है। वो आपका जो आगे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, और वहां पे फाइब्रिन नाम का जो है इनसोलुबल जो आपका जो है वो बन गया प्रोटीन, और वहां पे जो वहां पे क्या ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके वो आपका क्लोट बन गया। ये है आपका क्लोटिंग के लिए कि ये, और ये सारा काम आपने जो क्लोटिंग का है वो आपका जो है प्लेटलेट्स ने किया है। ये सारे ये जो है ये एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बिन वगैरह। और जो आपका ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, किसकी हेल्प से, कैल्शियम की हेल्प से। जो कैल्शियम है ये आपका जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये भी आपका एंजाइम है, नीचे आपके प्रोथ्रोम्बिन वगैरह जी ये भी आपके जो है ये भी एंजाइम है। अब है ब्लड ग्रुपिंग, कि ब्लड ग्रुप क्या है, कि ब्लड में आपके क्या क्या है। तो आपको पता है आपके पास ए बी और ओ, ये आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुपिंग के सिस्टम को जो है डिस्कवर किया था।
और उसने इंक्लूड किया था ABO ग्रुपिंग एंड RH ग्रुपिंग। RH आपको पता है रिसेस फैक्टर बोलते हैं उसको, RH प्लस और RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड, मोस्टली RH पॉजिटिव ही होते हैं, कुछ जो है आपके 80% पीपल कहते हैं हमारे पॉपुलेशन में जो RH पॉजिटिव होते हैं, कुछ है जो RH नेगेटिव होते हैं। अब ये ब्लड ग्रुप के लिए बताया है, ये हमारे RBCs हैं, ये RBCs हैं, और ये RBCs के ऊपर क्या लगे हैं, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, उसके ऊपर एंटीजन लगे हैं, एंटीजन, ये सेल है, सेल के ऊपर एंटीजन लगे हैं। अब ये हमारा जो ब्लड है, इसके ऊपर जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड के ऊपर ए ही एंटीजन लगा है, बी है तो बी के ऊपर बी ही ब्लड एंटीजन लगा है, और जो AB ब्लड ग्रुप है जिनका, उनके ऊपर A और B दोनों ही एंटीजन लगे हुए हैं। अब ये बात है कि जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन, व्हाट आर एंटीजन्स? एंटीजन्स क्या होते हैं? ऐसे नॉर्मली अभी तो हमने इम्यूनोलॉजी तो इतनी पढ़ी ही नहीं, एंटीजन होते क्या है एक्चुअली में? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। एंटीजन्स क्या होते हैं? कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, हम उसको एंटीजन कहते हैं, है ना? यही पढ़ा है ना हमने, जो भी आपके अंदर फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा वो आपका एंटीजन होगा, है ना? तो मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे एंटीजन लगा है। अगर एंटीजन लगा, और एंटीजन वो होता है फॉरेन पार्टिकल जिसके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है, उसका एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है और उस एंटीजन को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। जो जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि ऐसे एंटीबॉडीज होती है, उनकी शेप ऐसी होती है, और एंटीजन को ऐसे रिप्लेस, कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल जैसे ही एंटीजन अंदर आता है, एंटीबॉडी उसके साथ जो कम्प्लेक्स बना देती है और इसको एनगल्फ करके, या फैगोसाइटिस कुछ भी होती है तो वो डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है ये तो एंटीजन है लेकिन ऐसा है कि हमारी बॉडी कुछ जो है अपने आप एंटीजन बनाती है, उन बॉडी के एंटीजन को हम सेल्फ एंटीजन कहते हैं, और वो हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर जो है कोई रिएक्शन नहीं देती, हमारी एंटीबॉडीज भी उनके अंगेंस्ट कोई काम नहीं करती। ठीक है, तो ये वो जो एंटीजन है ये हमारे सेल के ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसके ऊपर A एंटीजन होगा,